हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। चलो, आज का टॉपिक हमारा रहने वाला है जीएस की स्ट्रैटेजी। हमारी जीएस की स्ट्रैटेजी क्या रहने वाली है, इस बारे में थोड़ा बात करते हैं। क्योंकि आप लोग जानते हैं कि कैलेंडर आ गया है और बहुत सारे बच्चों के मन में डर है कि हम अपनी जीएस को टाइम रहते कैसे प्रिपेयर करें, कि ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो चलो, आज मैं बता देता हूँ आज क्या क्या क्वेश्चन रहने वाले हैं हमारे। पहला क्वेश्चन ये रहने वाला है जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो मेरे को कई स्टूडेंट्स की क्वेरी आई है क्वेश्चन के रिगार्डिंग, कि जीएस को पढ़ना शुरू कहाँ से करें। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। ये फ्रेशर हो, रिपीटर हो, हर किसी के दिमाग में ये क्वेश्चन रहता है कि जीएस को पढ़ना शुरू कहाँ से करें। दूसरा है कि किस सब्जेक्ट से शुरू करना ही नहीं है। एक तो बात हो गई कि शुरू कहाँ से करना है, दूसरा किससे शुरू करना ही नहीं है, इस पे भी बात करेंगे। और तीसरी बात है बीमारी और उसका सही इलाज, मतलब कि हमें सही जगह पर टारगेट करना है। ठीक है, अपनी प्रिपरेशन को बेहतर बनाना है। आंख बंद करके नहीं चल देना है कहीं भी, मतलब कि शुरू किया, पहले से शुरू किया, ऐसे आंख बंद करके बस चले जा रहे हैं चले जा रहे हैं। ऐसे तो प्रिपरेशन कई साल तक खत्म नहीं होगी। ठीक है, तो हम स्ट्रैटेजिकली चलेंगे ना, तभी जीएस को हम बहुत कॉन्साइज वे में खत्म कर पाएंगे। नहीं तो जीएस, मैं कह रहा हूं, पहले भी मैं कह चुका हूं, समंदर है, आप कभी खत्म नहीं कर सकते। तो आज की वीडियो को शुरू करता हूं। तो चलो, पहला ही क्वेश्चन ले लेते हैं, जीएस को पढ़ना शुरू कहां से करना है। ठीक है, तो सबसे पहली चीज आपको पता होगी कि वेंडर के चेंज होने की बातें चल रही हैं मार्केट के अंदर। तो एक चीज हम जानते हैं कि हम वेंडर का, हमें डिसाइड नहीं है कि वेंडर कौन है, इस बार टीसीएस हो भी सकता है या नहीं हो सकता है। तो हम ऐसे टॉपिक्स को कवर नहीं करेंगे जो हमेशा वेंडर की एक प्रेफरेंस बनी रहती है। जैसे टीसीएस क्या होता था, टीसीएस के कुछ जो स्टैटिक्स के क्वेश्चन होते थे, स्टैटिक का कुछ पार्ट, वो इसकी प्रायोरिटी सी बना रहता था, उसके क्वेश्चन वो डालता ही डालता था। ऐसे क्वेश्चंस नहीं पढ़ने जो कंट्रोवर्शियल है। कंट्रोवर्शियल इन द सेंस ऐसा नहीं कि वो सही गलत पर, कंट्रोवर्शियल मतलब वो वेंडर डिपेंडेंट है। हमको ऐसे टॉपिक्स को कवर करना है, ऐसे सब्जेक्ट को टारगेट करना है जो वेंडर ओरिएंटेड है ही नहीं। जैसे ऐसे कुछ सब्जेक्ट है, जैसे हिस्ट्री है, हिस्ट्री का मिडल ईस्ट हो गया, मॉडर्न हिस्ट्री हो गई। वो वेंडर का प्रेफरेंस पे मैटर नहीं करता है ना उसका। इनकी ओरिएंटेशन तो जैसी है वैसी बनी ही रहती है। मतलब दिल्ली सल्तनत है, उसके क्वेश्चन आते हैं तो आते ही हैं। ठीक है, अब जो क्वेश्चन है उसी पे आ जाता हूं मैं, कि जीएस को पढ़ना शुरू कहां से करते हैं या करना चाहिए। तो मैं अपने अकॉर्डिंग बताऊंगा कि मैं होता तो मैं क्या करता। मैं होता, अगर मैं शुरुआत करता तो मैं करता शुरुआत पॉलिटी से। ठीक है, आप वैसे अपनी चॉइस के हिसाब से शुरू करते हैं, आप पॉलिटी या हिस्ट्री में से कोई सा भी उठा सकते हैं। मैं पॉलिटी की भी बताता हूँ, हिस्ट्री। और पॉलिटी में भी शुरू करता मैं फंडामेंटल राइट। अब फंडामेंटल राइट क्यों? क्योंकि इससे जो क्वेश्चन की ओरिएंटेशन है वो बहुत ज्यादा है, जो क्वेश्चन की फ्रीक्वेंसी है वो इस टॉपिक से बहुत ही ज्यादा है। इस टॉपिक को करूंगा तो चांसेस हैं कि ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चन आने की वजह से मेरे इस टॉपिक से अच्छे मार्क्स में गेन कर सकता हूं। ठीक है, फिर क्या करना होता है, फिर डीपीएसपी पढ़ो। ठीक है, हॉट टॉपिक्स पढ़ो, मतलब सुप्रीम कोर्ट पढ़ लिया, हाई कोर्ट पढ़ लिया, इलेक्शंस पढ़ लिए। ठीक है, ऐसे टॉपिक्स खत्म करने के बाद फिर मैं उठाता हिस्ट्री। अब ये आपके ऊपर है, आप अपनी चॉइस के हिसाब से पॉलिटी से भी शुरू कर सकते हैं, हिस्ट्री से भी, मतलब चॉइस ऑफ सब्जेक्ट तो इन दोनों में से कोई एक ही होती मेरी। ठीक है, तो हिस्ट्री में मैं कहां से शुरू करता, हिस्ट्री में मैं एंशियंट से कभी शुरू नहीं करता। ठीक है, क्योंकि इसमें जो फ्रीक्वेंसी है क्वेश्चंस की वो बहुत कम है। तो आपको एंशियंट से शुरू नहीं करना है, आप मॉडर्न से शुरू कर सकते हैं, आप मिडिल ईव वाला पार्ट भी शुरू कर सकते हैं। ठीक है, वो आपकी चॉइस के ऊपर है, क्योंकि मिडिल मिडिल वाला है, जो मिडिवल हिस्ट्री है, उससे भी बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। जैसे दिल्ली सल्तनत से, मुगल्स हो गए और तुगलक्स हो गए, इनसे बहुत क्वेश्चन बनते हैं। और मॉडर्न हिस्ट्री से बहुत क्वेश्चन बनते हैं, पर एंशियंट से इतने क्वेश्चन नहीं बनते कंपेयर टू मॉडर्न एंड मिड। ठीक है, तो हिस्ट्री को कैसे पढ़ना है वो मैंने आपको बता दिया। ये हो गई आपकी शुरुआत कैसे करना है। ठीक है, दूसरी बात करता हूं मैं, किस सब्जेक्ट से शुरू करना ही नहीं है, जिसको तो मैं करता ही नहीं शुरुआत। सबसे पहला, इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स से मैं शुरू नहीं करता हूं। रीजन,
इसके पीछे का सिंपल सा एक ही रीजन है, जो फ्रीक्वेंसी है क्वेश्चन की वो बहुत लो है इकोनॉमिक्स से, ठीक है, कंपेयर टू हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, साइंस, इनसे बहुत कम है। इसलिए देखो आपको स्ट्रेटेजिकली चलना है। मैं ये नहीं कह रहा कि इससे क्वेश्चन नहीं आ सकता, मैं ये कह रहा हूं कि नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी किसकी ज्यादा है। एक एक चीज पर ध्यान देना आप, जो मैं आपको बता रहा हूँ वो चीज मैंने फॉलो की है, तभी मेरा स्कोर बढ़कर 20 और 25 से 49-50 की रेंज में आया था मेंस में, ठीक है। तो मैं जो बोल रहा हूँ उसको अच्छे से सुने और अच्छे से समझे। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ कि इससे क्वेश्चन नहीं आ सकता है, मैं ये कह रहा हूँ कि इसकी फ्रीक्वेंसी बहुत कम है क्वेश्चंस की इसकी, ठीक है। दूसरा स्टैटिक वाला पार्ट, इसे ना करने के दो रीजन है। पहला, ये बहुत ही डायनेमिक है कि इससे आ भी सकता है, नहीं भी। देखो प्री में इससे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, पर ये बहुत ही वेंडर ओरिएंटेड टॉपिक है। ये वेंडर पे ज्यादा डिपेंड करता है कि वेंडर अगर इसको ज्यादा प्रेफरेंस देता है तो इसके क्वेश्चन डालता है, नंबर ऑफ क्वेश्चन वेरी करते हैं इसके। और दूसरी चीज है, ये थोड़ा सा ये रट्टाफिकेशन वाला चीज है, ठीक है, कि इसमें आपको बहुत सारी चीजें रटनी पड़ती हैं। क्या होता है जब एग्जाम के लास्ट डेज में या जब आपकी प्रिपरेशन लास्ट में चल रही होती है, उस टाइम पे आप चीजें रटते हैं या पढ़ते हैं, उस टाइम पे थोड़ा रिटेन रह पाती हैं, ठीक है। इसे आप शुरुआत में पढ़ेंगे, पहली बात फ्रीक्वेंसी इतनी अच्छी नहीं है नंबर ऑफ क्वेश्चंस की। दूसरी चीज है कि आप इसको फाइनल तक रिटेन नहीं कर पाएंगे, और इसमें जितना एफर्ट आप इसमें लगाएंगे उतना ही एफर्ट अगर आप पॉलिटी या हिस्ट्री में लगाएंगे तो आपके रिजल्ट्स बहुत अच्छे आएंगे, ठीक है। इस वाले पोर्शन को मैं लास्ट के लिए छोड़ देता हूँ, इसको मैं शुरुआत में नहीं करता हूँ, ठीक है। तो इस पोर्शन को एक तो रट्टाफिकेशन की वजह से और डायनेमिक होने की वजह से इसको मैं छोड़ देता हूँ लास्ट के लिए। बाद में इसको पढ़ेंगे, फिर रिवाइज करेंगे तो वो रिटेन रहेगा, मतलब एग्जाम टाइम में रिकॉल कर पाऊंगा मैं, ठीक है। हमको एग्जाम हॉल में ये चीजें रिकॉल कर पाने की क्षमता होनी चाहिए, नहीं तो कोई फायदा नहीं है इनको पढ़ने का, ठीक है। एंड तीसरा, करंट अफेयर। देखो बहुत सारे स्टूडेंट है, आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं डेली, आपकी चॉइस है, वो आपका मतलब हॉबी की तरह पढ़ रहे हैं, श्योर आप पढ़िए, और उसमें से जो करंट अफेयर आता है उसे आप पढ़िए, रिटेन करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसको मना नहीं कर रहा हूं मैं। पर स्पेशली आप इसको एज अ सब्जेक्ट ट्रीट कर रहे हैं और शुरू से इसको लेकर चल रहे हैं, तो मैं इसके लिए बिल्कुल इसके खिलाफ हूं, ठीक है, कि आपको ऐसे नहीं करना है। इस टॉपिक की वजह से मेरी प्रिपरेशन के दौरान शुरुआत में मेरा बहुत टाइम वेस्ट हुआ, ठीक है। ये पर्सनली बता रहा हूं मैं, कि मैं इसके नोट्स वगैरह बनाता था और पढ़ता था, और इसके नंबर ऑफ क्वेश्चन इतने नहीं आते थे कि जिससे मेरे को कुछ हेल्प हो पाती जीएस में। तो इसको कैसे करते हैं, लास्ट टाइम पर बहुत सारे टीचर हैं जो अपनी पीडीएफ अपलोड करते हैं अपने टेलीग्राम चैनल या अपने चैनल्स पर, वो पीडीएफ मोर देन सफिशिएंट है, ठीक है। अगर वो पीडीएफ आपने कर ली, उसमें बहुत सारे टॉपिक्स अपने आप कवर हो जाते हैं, जैसे बहुत सारे चैनल की टॉप 100, टॉप 300 क्वेश्चंस, टॉप 200 वाली कोई सीरीज चला देते हैं, वो मोर देन सफिशिएंट है। और लास्ट में आप एक दो बार इसको रिवाइज करेंगे, ये हो जाएगा, ये इतनी बड़ी चीज नहीं है। पर इसको आप शुरुआत से लेकर अपनी जीएस की स्ट्रैटेजी को खराब करें, जीएस सब्जेक्ट को आप वीक बना लें, वो मैं नहीं चाहता कि आप लोग करें, ठीक है। जो मैं बता रहा हूं उस पर पूरी तरह ध्यान दीजिए, आपका जीएस बहुत हद तक सुधर जाएगा। तो नेक्स्ट बात करते हैं बीमारी और इसका सही इलाज। पहले एक एग्जांपल लेते हैं। डॉक्टर क्या करता है, कोई बीमारी होती है तो उसका पहले टेस्ट करेगा, उसका रूट कॉज पता लगाएगा, और जब रूट कॉज पता लग जाता है तो उस हिसाब से उसका ट्रीटमेंट शुरू होगा, ठीक है। और ट्रीटमेंट में फिर जो दवाइयां दी जाती हैं उनके डोज डिसाइड होंगे, और वो डोज किसके हिसाब से डिसाइड किए जाते हैं, वो डिसाइड किए जाते हैं पेशेंट के हिसाब से, कि पेशेंट की इम्यूनिटी कैसी है, वो इन डोजेस को झेल सकता है नहीं झेल सकता है। हर किसी के हिसाब से एक जैसी दवाइयां नहीं दी जाती हैं, आपको पता हो तो, ठीक है। आपका काम है बीमारी को जड़ से खत्म करना, ना कि इसे और बढ़ा देना। अब मैं ये क्यों बोल रहा हूं यहां पर, ये बात इसको समझे। ऐसे ही स्टूडेंट प्रिपरेशन के दौरान कई तरह के होते हैं। पहले वो होते हैं जो फ्रेश स्टार्ट किया है, जिन्होंने जिन्हें हम फ्रेशर बोलते हैं।
फिर होते हैं रिपीटर्स, जिन्होंने पहले ही एक दो अटेम्प्ट दे चुके हैं और रिपीट कर रहे हैं। एक आते हैं वो जो फुल टाइम स्टडी कर रहे हैं, ये कुछ भी हो सकते हैं, ये फ्रेशर भी रिपीटर कुछ भी हो सकते हैं, ठीक है। और कुछ होते हैं जो जो जॉब में है, और ज्यादातर जॉब में रहने वाले रिपीटर्स होते हैं, जो जॉब में रहने वाले होते हैं। फ्रेशर बहुत कम होते हैं कि जॉब में है और शुरू करना चाहते हैं, तो उस हिसाब से बताएंगे। इन लोगों के लिए जो स्ट्रैटेजी होती है वो हर स्टूडेंट के लिए अलग तरीके से काम करती है। मैं एग्जांपल के लिए बता देता हूँ एक आपको। आप जिम में जाते हो, अब मैं रिपीटर को 250 ग्राम या 250 एलबीएस के वेट का डंबल दे दूं और इसे वहीं 10 केजी या 10 एलबीएस का डंबल दे दूं, तो इसको भी इंजरी होगी और इसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसके भी वर्कआउट में कुछ ऐड नहीं होगा, इसे इंजरी हो जाएगी, ये तो बाहर ही हो जाएगा मतलब, ठीक है। तो आपको हमेशा स्टडी है, अपनी जो प्रिपरेशन है उस हिसाब से करनी है कि आप कहाँ स्टैंड करते हो, ठीक है। आपको फिलहाल क्या जरूरत है। तो पहले मैं फ्रेशर से शुरू करता हूँ, देन रिपीटर की बात करेंगे, देन फुल टाइम जो पढ़ रहे हैं उनके लिए क्या है, जॉब में है उनके लिए क्या है, उसकी बात करते हैं। फ्रेशर के लिए सबसे पहले आपको अपना सिलेबस खत्म करना है। सिलेबस कहाँ से खत्म करना है, आप बैचेस ले सकते हैं, पेड हो यूट्यूब पे हर जगह। कोशिश करना लाइव क्लासेस मत लेना, जो रिकॉर्डेड है उनको लो, ठीक है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं कि आपको कम टाइम में ज्यादा आउटपुट चाहिए। लाइव क्लास क्या है, जहां लाइव क्लास 2 ढाई घंटे या 1.5 घंटे की होती है, वहीं रिकॉर्डेड आप 1.5x 1.25 2x पे लगाकर उसको कवर कर सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए कोशिश करें लाइव क्लास ना लेके रिकॉर्डेड लें। दूसरी चीज जो इंपॉर्टेंट है, आपको नोट्स जरूर बनाने हैं। आप फ्रेशर हैं, आप नए हैं, आप हर चीज जो है एक्सेप्ट करने को तैयार है, नई नई चीज आप सीखेंगे, उस टाइम पे आप नोट्स बना सकते हैं, आपके पास टाइम है तो जरूर बनाइए, ठीक है। तो ये चीजें आपको करनी है। शुरुआत ऐसे ही करनी है जैसे मैंने बताया कि आपको हिस्ट्री या पॉलिटी से शुरू करना है, ठीक है, वो सबके लिए सेम है। अब मैं बात करता हूं रिपीटर्स की। रिपीटर्स को क्या करना होता है, देखो रिपीटर्स भी दो तरीके के होते हैं। एक वो जिन्होंने अपनी प्रिपरेशन में नोट्स बनाए हुए होते हैं, और दूसरे वो होते हैं जिन्होंने अपनी प्रिपरेशन में नोट्स नहीं बनाए हुए होते हैं। जिन्होंने नोट्स बनाए हैं उन्हें क्या करना है, उन्हें अपने नोट्स को पढ़ना है, दोबारा से वैसे ही शुरू करना है, हिस्ट्री पॉलिटी से शुरू करना है और पढ़ते जाना है। कहीं फंस जाओ तो उस टॉपिक के रिगार्डिंग आपको वीडियो देखनी है, किसी भी टीचर की देख सकते हैं, उस टॉपिक को क्लियर करें और फिर आगे बढ़ जाइए, ठीक है। रिपीटर्स के लिए ये रहने वाला है। वो रिपीटर्स जिन्होंने नोट्स नहीं बनाए उनके लिए क्या रहने वाला है, आपके पास टाइम नहीं है कि आप नोट्स बनाओ। अब मैं, आप ये सोचेंगे कि फ्रेशर को मैंने बोला नोट्स बनाने के लिए, आपको मैं मना कर रहा हूँ। देखो फ्रेशर नई चीजें एक्सेप्ट करने के लिए रेडी है, वो बहुत सारी चीजें नई नई है उसके लिए। दिल्ली सल्तनत उसके लिए नया है, मुगल्स उसके लिए नया है, पर आपके लिए नहीं है ये चीजें नई, ठीक है। जब आप इनके नोट्स बनाने जाएंगे तो बहुत सारी चीजें आप इसलिए छोड़ देंगे, अरे यार ये तो मेरे को सब आता है, और बीच में आके देखेंगे यार मेरे तो नोट्स बनाने इतने मुझे बेनिफिशियल नहीं हो रहे हैं, ठीक है। मैं ही हूं जो शायद ये जो चीजें आपको सजेस्ट कर रहा हूं, ठीक है। इतना डीप जाके आपको शायद ही कोई समझाएगा। तो क्या करना है आपको, आपको नोट्स नहीं बनाने, आपको क्या करना है, मार्केट में बने हुए नोट्स बहुत मिलते हैं। आप मुखर्जी नगर जाइए या आसपास, अगर आपके नहीं है तो ऑनलाइन बहुत सारे लोग इसको प्रोवाइड कराते हैं। आप बने हुए नोट्स खरीदिए और उनको एज इट इज मत पढ़िए, उसको कीजिए आप कस्टमाइज अपने हिसाब से, ठीक है। और फिर देन उससे अपनी प्रिपरेशन को शुरू रखिए। ये हो गई रिपीटर्स के दो फैक्टर्स की बात, जिसमें जिन्होंने नोट्स बनाए, जिन्होंने नहीं बनाए। अब बात करते हैं फुल टाइम। मैंने बताया आपको जो फुल टाइम प्रिपरेशन करने वाले हैं वो फ्रेशर भी हो सकते हैं, रिपीटर भी हो सकते हैं। जो फुल टाइम प्रिपरेशन करने वाले हैं, आपके पास क्या है, आप किस में एज ले जा रहे हैं, जो जॉब में, वो है टाइम। तो इस टाइम का सही इस्तेमाल करते हुए फ्रेशर अपने नोट्स बनाए, और रिपीटर्स के पास इतना टाइम है कि वो अपना रिवीजन अच्छे से करें, ठीक है। आप अपनी कमियां ढूंढें, उनको रिवाइज करें, आप मॉक भी लगा सकते हैं, उसका एनालिसिस भी कर सकते हैं, आपके पास टाइम ही टाइम है, ठीक है।
तो ये सब चीज़ें रिपीटर्स को करनी है। फुल टाइम वालों के लिए कोई कमी नहीं है टाइम की, वो अपना सही से टाइम यूटिलाइज़ करें। अपने जो दिन की शुरुआत में आप सिलेबस कंप्लीट करें, रिवाइज़ करें, मॉक दें, उसका एनालिसिस अल्टरनेट पे देना चाहते हैं, अल्टरनेट डेज़ पे दें या उसी दिन दें, क्योंकि आपके पास तो टाइम ही टाइम है, ठीक है? लेकिन वो जो जॉब में है, उनके लिए क्या? जॉब में जो है वो ज्यादातर जो मैक्सिमम परसेंटेज है वो है जो रिपीटर है। उनको क्या करना है, देखो आप मेरे हिसाब से वो लोग हैं या तो जो एसएससी के द्वारा ही किसी निजी पोस्ट पर लेवल 4 लेवल 5 पर लगे हुए हैं, या आप कोई प्राइवेट जॉब करने वाले जो ऑलरेडी गवर्नमेंट में है, तो वो ऑलरेडी इस प्रिपरेशन से रूबरू हैं। उनका एक सैचुरेशन आ गया है स्टडी का, वो पढ़कर बिल्कुल तैयार हैं। उनको क्या करना है, उनको बस दो ही चीजें करनी है, सेक्शनल मूक देने हैं, ठीक है, और मूक देने हैं। आप ये करोगे आपके लिए वो सफिशिएंट है, ठीक है। और आपको एक और चीज करनी है, अगर आपके कुछ वीक टॉपिक्स होते हैं उनके लिए आप कोई वीडियो या नोट्स या वो सब आप कर सकते हैं, पर ज्यादातर आप फोकस कीजिए सेक्शनल मोक पर और अपने मोक्स पर, ठीक है, इंग्लिश के लिए रीडिंग वाले पोर्शन पे। अब वो लोग जो फ्रेशर हैं, जो प्राइवेट जॉब में है लेकिन इसकी तरफ आना चाह रहे हैं, और वो कहते हैं कि हम जॉब भी नहीं छोड़ सकते और लेकिन हमको एसएससी करना है, तो देखो आपको तो बहुत ही हार्ड वर्क करना पड़ेगा, पर आप स्मार्ट वर्क कर सकते हैं। आप स्मार्ट वर्क कैसे कर सकते हैं, देखो आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप वीडियोस देखें पूरी पूरी और उसके नोट्स बनाएं। आपके लिए मैं ये कह सकता हूं, आप वीडियोस देखिए, पर वीडियोस देखिए रिकॉर्डेड। अब वो वीडियोस देखने के बाद आपको नोट्स आपको नहीं बनाने, आप उससे रिलेटेड जो पीडीएफ्स होती हैं, स्क्रीनशॉट होते हैं, जो वो ऑलरेडी अपने चैनल्स पे डालते हैं, या खुद उनको इकट्ठा कीजिए, या उस पर्टिकुलर वीडियो के जो पीडीएफ्स आपको मिल जाएं अगर, या आपको उससे रिलेटेड नोट्स मिल जाए, या मार्केट से बने हुए नोट्स मिल जाए, वो खरीदिए और उनको अपने हिसाब से कस्टमाइज कीजिए और उन्हें पढ़िए, ठीक है। ये जीएस के लिए मैं बता रहा हूँ, ये स्ट्रैटेजी जीएस के लिए चल रही है, ठीक है। और बाकी सब चीजें वैसी रहने वाली है कि आपको हिस्ट्री या पॉलिटी से शुरू करना होगा, कौन से टॉपिक से नहीं करना है, इकोनॉमिक्स से शुरू नहीं करना है, स्टैटिक से शुरू नहीं करना है आपको, और करंट शुरू नहीं करना है, ठीक है। तो वो चीजें तो एज इट इज चलेंगी, लेकिन आपके लिए मैंने ये चीज बता दी कि आपको क्या करना है। आपको लाइव बिल्कुल नहीं देखना है, रिकॉर्डेड सेशन देखने हैं। आप ऑलरेडी इन चीजों के बारे में नहीं जानते होंगे क्योंकि फ्रेशर है, मैंने आपको बता दिया ये चीज। तो इस तरीके से आप प्रिपेयर करेंगे तो आप जॉब में रहते हुए आपके पास उतने टाइम में, एक लिमिटेड टाइम में आप अच्छी प्रिपरेशन कर सकते हैं, ठीक है। आपका टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। एक चीज हमेशा याद रखना, ये सभी स्टूडेंट्स के लिए है, कि जब आप प्रिपरेशन करते हैं तो आपका जो समय है वो ये समझ लो कि सूर्य के घोड़े पे सवार होता है। वो इतनी तेजी से भागता है कि आपको पता ही नहीं चलता। और आप हमेशा ये सोचते हैं, जैसे 2025 में अटेम्प्ट देने वाले बहुत सारे लोग ये सोच रहे होंगे जो 2024 में नहीं कर पाए, कि इस साल तो मैं फोड़ ही दूंगा, ठीक है, इस साल तो तबाही मचा दूंगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। हर साल आप इसी चीज में लगे रहते हैं कि 25 में ऐसा कर दूंगा, 26 में ऐसा कर दूंगा, पर आप स्ट्रैटेजी नहीं बनाते, ठीक है। आप ढंग से प्रिपरेशन नहीं करते हैं, तो कैसे आप हर एग्जाम में ऐसी उम्मीद रखते हैं कि उस टाइम में बेस्ट हो जाएगा। बेस्ट होगा जब आपकी स्ट्रैटेजीज अच्छी होंगी, आप थोड़ा सा प्लानिंग करके चलेंगे। दो तरह के लोग होते हैं, एक होते हैं कि आपके पास टारगेट है और आपको यहाँ हिट करना है, तो आप एरो कोशिश करेंगे यहाँ मारे, हो सकता है यहाँ लग जाए, यहाँ लग जाए, प्रैक्टिस के दौरान वो चीज अलग है। दूसरे लोग होते हैं पहले एरो मार लिया, फिर वहीं जाके ऐसे ऐसे सर्कल बना के उसको टारगेट वहीं बना दिया। आपको ऐसे प्रिपरेशन नहीं करनी, आपको ऐसे प्रिपरेशन करनी है, ठीक है। आपको अंधे होकर नहीं चलना है, आपको आंखें खोलकर प्लानिंग के साथ प्रिपेयर करना है। आपको एक जॉब सिक्योर करके ये जो विशियस साइकिल है कंपटीशन की, इससे बाहर निकलना है। खैर, आगे और भी चीजें अगर होंगी मैं वो आपके साथ शेयर करता रहूंगा। शेयर कहाँ करूंगा, देखो मेरा टेलीग्राम चैनल है,
उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उसमें आप ऐड हो जाइए। उसमें बहुत सारे जैसे बायोलॉजी के काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो होते हैं और हिस्ट्री के टॉपिक्स हैं, पॉलिटी के टॉपिक्स हैं, उनको मैं डेली रिवीजन के लिए डालता रहता हूँ और उनके रिगार्डिंग वीडियो भी देता हूँ मैं ज़्यादातर। ठीक है, ज़्यादातर मेरी वीडियोस ही होती हैं जो मैंने अच्छे से प्रिपेयर कराई हुई हैं। ठीक है, तो आप टेलीग्राम में जुड़ सकते हैं अपडेट्स के लिए, रिवीजन के लिए। ठीक है, तो यही सब चीज़ें थी। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जिन्होंने वीडियो को यहाँ तक देखा उन लोगों को दिल से धन्यवाद। आगे ऐसी वीडियोस आती रहेंगी। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो उसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। बाकी कैलेंडर आ गया है, अपनी प्रिपरेशन को शुरू कर दीजिए जिन्होंने शुरू नहीं किया है। बाद में आप पछताएंगे जब टाइम निकल जाएगा, आपके पास टाइम नहीं रहेगा। आपके पास अभी टाइम है, एक्स्ट्रा टाइम मिला है, उसको यूटिलाइज कीजिए अच्छे से। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू।